एक हम पहले के वीडियो में पैमाने का प्रतिफल, जिसे इंग्लिश में रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी अभी हम लागत न्यूनीकरण, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ ला रहे हैं, तो अच्छा होगा कि दोनों कॉन्सेप्ट को का समरी, सार क्या है, उसको एक बार फिर से लिख लें, फिर से समझ लें। तो हमने कहा था कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसके सारे आगतों को, सारे इनपुट को अगर हम लैम्डा गुना बढ़ा रहे हैं, है ना, x1 x2 था पहले, उसको हम लैम्डा गुना बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा आउटपुट हमेशा लैम्डा गुना बढ़ जा रहा है। कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन ले रहे हो और उस इनपुट कॉम्बिनेशन को लैम्डा गुना बढ़ा रहे हो, तो उससे मिलने वाला आउटपुट अगर लैम्डा गुना बढ़ जाता है तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजी कहते हैं। सम पैमाने का प्रतिफल भी हम इसको कह सकते हैं। ये हर x के लिए सही होना चाहिए और हर लैम्डा जो कि 0 से बड़ा है उसके लिए सही होना चाहिए। उसी तरह से हम फिर वही काम करते हैं, सारे आगतों को, सारे इनपुट्स को हम लैम्डा गुना बढ़ाते हैं और अगर इनपुट, किसी भी इनपुट को लैम्डा गुना बढ़ाने से अगर हमारा आउटपुट जो है वो लैम्डा गुना से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं या बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। यहाँ लैम्डा जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा 1 से बड़ा होने पे स्केल बढ़ने की बजाय स्केल घट रहा है। चूंकि यहाँ पे पहले वाले में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था तो बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह सम ही रहता है। लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में बढ़ रहा है तो हाँ, स्केल हमें 1 से ज़्यादा से बढ़ाना होगा। उसी तरह से हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, घटते पैमाने का प्रतिफल। यहाँ पे सारे इनपुट्स को, कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन ले लें, उसको अगर हम लैम्डा गुना बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट जो है हमसे लैम्डा गुना से कम बढ़ता है। इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और हम कहते हैं कि हमें क्यों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें मिलता है, कि हम कुछ भी बना रहे हैं उसी प्रोसेस को दोहरा दें, उसी को रेप्लिकेट कर लें। एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं, जो इनपुट कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, उसी को 2 बार यूज करके हम 1 की जगह 2 बना लें। और ऐसा कर पाना अगर हर जगह संभव हो तो हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजी मिलता है। तब आप कहेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजी कैसे मिला? क्या होता है कि छोटा जब स्केल हो जाए, काफ़ी छोटे लेवल पे हम बहुत सारा कॉम्बिनेशन को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें जैसे जैसे स्केल बड़ा होता है हमें डिफरेंट अच्छे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को का एक्सेस मिलता है और उससे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। अब कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों होता है? क्योंकि थ्योरेटिकली यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, ऐसा लगा कि बस इनपुट जो है सो x1 x2 है, बट ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक इनपुट कंप्यूटर है, माइक्रोफोन है, हर चीज़ डबल नहीं हो पा रही होती है, तो उससे आउटपुट जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता है और हमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। अब हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या था? कॉस्ट मिनिमाइजेशन सिंपली था कि हमें हमारे इनपुट्स के, हमारे आगतों के लागत को कम करना है ना, हमारे आगतों के लागत को ऐसे कम करना है कि कम से कम हम Y यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। यही तो हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन है और इसको सॉल्व करने पे हमें कॉस्ट जो है W1, W2 और Y का एक फंक्शन मिलता है। तो CRS तो बड़ा समझना आसान है। CRS में क्या कर रहे हैं कि जो मान लीजिए कि हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 और x2 ले रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि जिसमें हमारा लागत सबसे कम है, तो हमें W1 x1 स्टार प्लस W2 x2 स्टार मिल रहा है। और यहाँ चूंकि हर लेवल पे, सिर्फ एक लेवल पे नहीं, हर लेवल में हर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को दुगना करना संभव है और दुगना करने के बाद हमारा आउटपुट का दुगना मिलना निश्चित है अगर CRS है। तो पहले अगर हम x1 स्टार x2 स्टार लेकर के 1 यूनिट बना रहे हैं तो हम 2x1 स्टार
एंड 2x2 स्टार लेकर के 2 यूनिट बना देंगे। तो हमारा जो कॉस्ट भी है सीधे का सीधे ये जो है 2w1x1 स्टार w2x2 स्टार मिल जाएगा। आउट जो लागत जो है सो सीधे डबल हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूस करने में अगर C का खर्च आया तो 2 प्रोड्यूस करने में, ऐसे इसको लिख दे सकते हैं, 2 प्रोड्यूस करने में पहली बार एक बना लिए और ठीक उसी तरीके से चूंकि एक बनाने में सबसे कम इसी तरीके में कॉस्ट लगा है ना, तो फिर हम वैसे फिर एक और बना लिए। तो ये यहाँ पे हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई C W1 W2 1। और 2 में कोई खासियत नहीं, इसको हम y टाइम्स कर सकते हैं। तो हमें जो y टाइम प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आया वो सीधे y गुना हो गया एक यूनिट में जो हमें मिनिमम कॉस्ट लगा प्रोड्यूस करने में। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजी में ये फॉर्मूला मिल जाता है। और अगर हम दोनों तरफ y से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, y एक पॉजिटिव नंबर है तो उसको यूज करके दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। ये y और y कैंसल हो जाएगा और ये कैंसल होने से ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम लोग एवरेज कॉस्ट कह सकते हैं, औसत लागत कह सकते हैं y प्रोड्यूस करने का। ये जो है औसत लागत जो है वो एक प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट होता है उसके बराबर हो जाता है। इनफैक्ट इससे आगे भी हम देख सकते हैं कि हम देखें कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। यहाँ पे ऐसे हमने बात की कि डेल्टा वाई बढ़ा के देख सकते हैं, तो डेल्टा वाई भी बढ़ा करके देखें या एक बढ़ा के देखें, बात वही है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो y+1 प्रोड्यूस करने में हुआ घटाव कॉस्ट जो है y प्रोड्यूस करने में हुआ। चूंकि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो हमने देखा इस y+1 को बाहर निकाला जा सकता है और यहाँ मिल जाएगा C of W1 W2 मल्टीप्लाइड एंड C of W1 W2 and 1, और यहाँ मिल जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई C of W1 W2 1, और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा C W1 W2 1, y और y ये कैंसिल हो जाएगा टर्म। तो ये क्या मिल गया, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपका एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गया, है ना। तो हमेशा एवरेज कॉस्ट भी सेम रहता है, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट भी उस एवरेज कॉस्ट के बराबर रहता है। ये हमें CRS में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज हमें मिलती है। अगर हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो तो क्या हो, क्या हम फिर वही कर सकते हैं कि हम अगर एक प्रोड्यूस करने के लिए x1 स्टार एंड x2 स्टार यूज कर रहे हैं, तो अगर 2 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो क्या हमें 2x1 स्टार एंड 2x2 स्टार यूज करने का जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनपुट्स को दूना कर देते हैं तो आउटपुट दूना से ज्यादा आ जाएगा। तो मान लीजिए 2, ये दोनों मिल करके हमें 2y से ज्यादा दे देंगे। तो अगर हमें 2y प्रोड्यूस करना है तो हमें इनपुट 1 भी 2x स्टार 1 से कम और इनपुट 2 भी 2x स्टार 2 से कम यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है ना y प्रोड्यूस करने का, ये हमेशा अलग अलग प्रोड्यूस करने से सस्ता पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास अच्छा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिल जा रहा है, कम में ही अब हम ज्यादा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट जो होगा, है ना, दोनों तरफ y से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। ये जो होगा बराबर होगा, और ये जो होगा ये आपके एक यूनिट प्रोड्यूस करने से कम होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एवरेज कॉस्ट घट रहा होगा जैसे जैसे हम y और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास और कम से कम इनपुट्स में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा होगा। तो ये हमारा सही होगा आपके इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या बढ़ते पैमाने के प्रतिफल में। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, ठीक उल्टा होगा। अब हम पहले जो x1 स्टार और x2 स्टार मिला करके एक आउटपुट ले रहे थे,
अब हम डबल करने पे भी हमें डबल यहाँ डबल कर दिया हमने इनपुट 2x1 स्टार एंड 2x2 स्टार, ये जो है हमको 2 यूनिट आउटपुट नहीं देगा, ये हमें 2 यूनिट से कम आउटपुट देगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारा एवरेज कॉस्ट जो है ना, एवरेज कॉस्ट जो है जो कि बराबर होगा CW1 W2 Y डिवाइडेड बाई Y के, ये हम देखेंगे कि बढ़ रहा होगा जैसे जैसे हम प्रोडक्शन, हम उत्पाद बढ़ा रहे हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कहा था कि अगर हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल नहीं है या हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल विथ जीरो प्रॉफिट नहीं है, तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, लेकिन हम किस लेवल तक पहुंच के रुके ये हमें नहीं पता होगा और हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। एज अपोज टू दैट, चूंकि यहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना हमेशा से ही संभव होगा, चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, चाहे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, हम हमेशा कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर पाएंगे।